नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ साइंस के डायरेक्टर प्रोफेसर पीडी पंजी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और दोस्तों, आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। आज सुबह ही 5:30 बजे के करीब दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और काफी तेज वो भूकंप था। हम पहाड़ के लोग अक्सर डरे रहते हैं कि पहाड़ ज्यादा संवेदनशील हैं भूकंप के लिए, लेकिन दिल्ली में भूकंप की घटना क्या एक सामान्य घटना है, या इसको किस तरह से हम देखें और इसी बहाने हम भूकंप पर जागरूकता क्या क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप, एक भूवैज्ञानिक होने के नाते, सर, इस घटना को किस तरह से देखते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं और आपने भी कहा कि भूकंप मुख्यतः पहाड़ों में ज़्यादा महसूस किए जाते हैं और विशेषकर हिमालय पहाड़ में। लेकिन इसकी जो है जो झटके महसूस हैं वो प्लेन्स में भी महसूस होते हैं। और हम जब जानते हैं कि जो भारत का जो सेस्मिक, ये हम बोलते हैं नेशनल NGR है ना, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पूरे हिंदुस्तान भर में भूकंप के बारे में अध्ययन करता है। तो पूरे देश को 5 जोन में विभाजित किया गया है, जोन 1 से लेकर 5 तक। ये इसका आधार ये है कि किस जोन में कितने तक के भूकंप आने की अंदेशा है करके। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि ये यहाँ पर इससे बड़ा भी नहीं आ पाएगा, कि ये ये डेटा है निर्भर करता है कि पिछले 200 साल का जो अनुभव है उसके आधार पर इसको बनाया गया है। और जो विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र हमारे जितने भी हैं, वो कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सब 5 से ऊपर के भूकंप यहाँ सामान्यतः आते हैं। और जो नीचे के हिस्से हैं उसमें विशेषकर 5 से कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। और ये तीव्रता के साथ साथ इस पर भी निर्भर करता है कि भूकंप का जो केंद्र है वो सतह से कितनी गहराई पर है। क्योंकि अगर एक कम तीव्रता का भूकंप कम गहराई पाएगा तो उसका झटका भी तेज महसूस होगा, और अगर एक बड़ी तीव्रता का भूकंप बहुत गहराई में आएगा तो उसका झटका बहुत ज़्यादा महसूस नहीं भी हो सकता है। ये दोनों पहलुओं में देखा जा सकता है। आज जैसे कि आप सबको पता है कि आज सुबह 5:30 बजे के आसपास दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बहुत तेज झटके थे। लोग यहाँ तक कि अपने घरों से बाहर आ गए थे। उनके घरों में जो चीज़ें रखी थी वो आपस में एक दूसरे से टकराने लग गई और उनको आवाज़ आई और उनके पंखे भी हिलने लग गए। और इससे दहशत के मारे सब बाहर आए। तो सबने ये सोचा कि लगता है कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया। लेकिन जो भूकंप मापी यंत्र होते हैं, जो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि भूकंप बहुत बड़ी तीव्रता का नहीं है, ये करीब 4.5 का है। विशेषकर जब देखा जाता है कि 5 से कम के भूकंपों को कभी कभी तो इंसान महसूस ही नहीं कर पाता है, इसलिए उनको हम मुख्य भूकंप नहीं मानते हैं, माइनर भूकंप ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर 4.5 भी लोगों को महसूस हुआ। इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि इसका केंद्र जमीन से केवल 5 किलोमीटर नीचे ही था, बहुत गहराई पर नहीं था। अगर ये बहुत गहराई पर होता तो बिल्कुल महसूस नहीं होता, लेकिन इसकी गहराई बहुत कम थी, इसलिए ये सभी लोगों को महसूस हुआ। और झटके जो है सभी लोगों ने इसके महसूस किए और बहुत बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जो वैज्ञानिकों ने उसके बाद जो अध्ययन किया, इसका जो केंद्र निकला है धौला कुआं के पास झील है उसमें निकला है, और लगभग 4.5 किलोमीटर की गहराई पर है। तो ये प्रमुख कारण है कि दिल्ली में इतने छोटे माइनर भूकंप को भी लोगों ने इतना महसूस किया। इसका मतलब ये निश्चित है कि अगर भूकंप किस गहराई पर आ रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के कई भूकंप पिछले 10 दिनों से पूरे हिमालय में महसूस किए जा रहे हैं, चाहे लद्दाख हो और विशेषकर उत्तराखंड से हम हैं तो उत्तरकाशी में इस तरह से 6-7 भूकंप पिछले 3-4 दिन से महसूस किए गए हैं, जो 5 या उससे कम की तीव्रता के हैं। तो इस तरह से अगर ये कम तीव्रता के भूकंप कई बार लगातार आए तो एक शंका आम मानस में रहती कि कहीं कोई बड़े भूकंप आने का संकेत तो नहीं है। तो ये भूवैज्ञानिक के रूप में हम ना भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे संकेत होते हैं। जिस तरह से बड़े भूकंप आने के बाद छोटे छोटे भूकंप आते हैं कई दिनों तक, ऐसी संभावना ये भी हो सकती है कि बड़े भूकंप आने से पूर्व भी छोटे छोटे भूकंप या वो जो उनकी ऊर्जा है वो इस तरह से बाहर निकल रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है अगर ऊर्जा ही छोटे छोटे भूकंप से निकल जाए तो बड़े भूकंप क्या पता न भी आए। लेकिन हम सब जानते हैं कि भूकंप के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इसलिए इससे बेहतर है कि हम सब लोग अलर्ट रहें और सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनके पालन करें
और सरकार की भी या हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ये तो निश्चित है कि हम एक भूकंप रोधी जोन में रहते हैं, तो हमारे जितने भी चीज़ें बन रही हैं जो हम निर्माण कर रहे हैं तो वो उस क्षमता के भूकंप को सहन कर सकें, उस हिसाब से बनाना हमको चाहिए। और विशेष रूप से सरकार को ऐसा चाहिए, क्योंकि आम आदमी के उसमें धन लगता है, तो सरकार को ये चाहिए कि वो जितने भी आम आदमी के उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, भवन है, जो सरकारी भवन है, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, या जो भी उनके बन रहे हैं, वो सब कम से कम भूकंप रोधी बने। क्योंकि जब कोई भूकंप आता है तो अंततः हम सरकार की इन्हीं चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, जहां हम शरण लेते हैं और जहां सरकार हमको सुविधा देती है। मतलब अगर भूकंप में मेरा अस्पताल ही टूट जाएगा तो फिर मुझे क्या सुविधा मिलेगी? तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार की विशेष रूप से कि जो हम बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी स्ट्रक्चर, आम जनता जिन चीज़ों का उपयोग करती है, सरकार से उम्मीद करती है, वो सब भूकंप रोधी बनने चाहिए, ताकि भूकंप में या किसी भी आपदा में उनका उपयोग किया जा सके। तो उसके लिए अक्सर हम जब देखते हैं कि बड़ी कमी रहती है कि जब हम इनका निर्माण करते हैं तो एक तो निर्माण के स्थल का हम लोग भूवैज्ञानिक अध्ययन नहीं करते हैं, ये देखते नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल हैं, सरकारी भवन हैं, वो भूस्खलन में दब गए हैं, जबकि उनको भूस्खलन में दबना नहीं चाहिए था। बनाने से पहले ही ये आकलन तो रहता ही है ना कि यहाँ भूस्खलन आ सकता है। हमारे पूर्व जितने भी पूर्व लोग हिमालय में कहीं भी रहे हैं, उनका एक निश्चित था कि यहाँ पर भूस्खलन आ सकता है, इसलिए वो भूस्खलन वाली जगहों पर या जहाँ पर पुराना भूस्खलन है वहाँ पर कभी आबादी नहीं बनाते थे, उसको वो खेती के लिए उपयोग करते थे। ये उनका पारंपरिक ज्ञान था, ये पारंपरिक ज्ञान था कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। तो वो कभी भी, या मैं भी पहाड़ का निवासी हूँ, तो कभी भी वहाँ होता क्या था कि खेती दूर दूर होती थी, लेकिन मकान सबके सुरक्षित जगहों पर एक ही जगह होते थे। लेकिन आज क्या हो गया, अब एक ही जगह मकान नहीं बना रहे, हर आदमी अपने खेत में अपना मकान बना ले रहा है, और उससे क्या हो रहा है, वो उसको केवल जमीन देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि सुरक्षित कितनी है। तोक ज्यादा हो गए आप, तोक जो बोलते हैं, बहुत बाखलियां कम हो रही हैं, तोक ज्यादा हो गए, तो बाखली कम हो गई। पहले मकान बाखली के, मेरे जैसे मैं अपने गांव से हूँ तो मेरे घर का नाम पंथ बाखली था। हम 7-8 मवासी एक ही इलाके में रहते थे और खेती बाड़ी सबकी दूर दूर होती थी, ताकि, और जानवर भी वहीं रहते थे जहाँ हम स्वयं रहते, ताकि उनको भी नुकसान ना हो। तो ये ज्ञान, जो पारंपरिक ज्ञान था, ये लोगों ने खो दिया है, या लालच की वजह से उसका उनको ज्ञान है, उपयोग नहीं कर रहे हैं। और नहीं तो पहले भी ऐसी आपदाएं, अवश्य ऐसा नहीं है कि भूकंप पहली बार आ रहे हैं, धरती जितनी पुरानी है उतने ही समय से भूकंप आ रहे हैं, लेकिन इतने लोगों का जीवन का नुकसान पहले नहीं हुआ था। तो ये इससे ये प्रमाण होता है कि हम जो है जागरूकता, या जो हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा जो उपयोग किया गया था ज्ञान का, उससे सीख नहीं रहे, उसे हमने नकार दिया, एक तरह से नकार दिया। ये तो कई बार अंधविश्वास के नाम पे, कई बार ये तो पुराने लोग क्या जानते हैं, अनपढ़ लोग करके ये चीजें याद है। और सर, तो जो जैसे हम देखते हैं कि आज पूरा पहाड़ कंक्रीट के घरों में तब्दील हो चुका है, क्या ये भी वजह आपको लगती है कि पुराने परंपरागत घरों में कुछ न कुछ एक टैक्टिस होती थी, लकड़ी के होते थे, छत ढलान वाली छत होती थी, अब जो पूरा सीमेंट का है ढांचा? पहाड़ों में एक निश्चित है ना, अगर आप ढलाना मकान बना रहे हैं तो मकान का वजन कम से कम होना चाहिए। अगर आप एक ढलान में ज़्यादा वजन डालेंगे तो ढलान भी टूटेगी और मकान भी टूटेगा निश्चित रूप से। अगर हमें ढलवी ज़मीन पर कोई बड़ी चीज़ रखेंगे तो खिसक जाएगी। तो पुराने ज़माने में इसका उपयोग होता था, वो कम से कम मैक्सिमम लकड़ी का उपयोग करते थे, अधिक से अधिक, और कम से कम पत्थर का उपयोग करते थे, या पत्थर और लकड़ी का क्रम से उपयोग करते। हमारे पास बहुत फेमस है, अगर हम उत्तर काशी के आपका ये को बनाल गांव, बनाल गांव, कोठी बनाल बोलते हैं, बनाल गांव है उत्तरकाशी से थोड़ा बड़कोट से आगे, वहां जाएंगे, आज भी वहां 6-6, 7-7 मंजिली कोठियां हैं जो लगभग 850 साल पुरानी हैं, और उनमें भूकंप का कोई असर आज तक नहीं हुआ है। और वो आप देखेंगे मकान ऐसे ही हैं जैसे पहले बने होंगे। उनकी, मैं 850 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें जो लकड़ी उपयोग हुई है, उस लकड़ी की कार्बन डेटिंग की गई है। जो कार्बन डेटिंग की गई, तो वो जो सबसे पुराना मकान है वो 846 वर्ष पुराना है, जो सबसे कम है वो 806 साल है। तो वहाँ पर करीब इस तरह की 10-12 कोठियाँ थी, तो उसका गांव का नाम पड़ गया कोठी बनाल, बनाल गांव की कोठियाँ। और ये भूकंप आपदा के लिए एक सबसे बेहतर उदाहरण है। लोग देखें कि कैसे मकान बनते हैं। वहाँ आप जाएंगे तो उन्होंने क्रमशः पत्थर लकड़ी करके एक ऐसा डिजाइन मकान का बनाया कि
जब भी कोई भूकंप आता है तो लकड़ी उसके जो जितने भी झटके होते हैं उसको रोक लेती है और पूरे मकान में इतना बड़ा झटका नहीं आता है। और लकड़ी वजह से उनसे मकान का आकार भी क्या है, मकान का क्या है, वजन भी कम है। और इन मकानों में एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप इसके सबसे ऊपर छत में जाएंगे तो इसका छज्जा पूरे मकान से बाहर निकला हुआ है ताकि वो लकड़ी को धूप और छांव इससे और बारिश से बचाता है और लकड़ी इतने समय तक उपयोग में लाई जा सकती। तो आज भी हमारे लिए वो आदर्श है जो हमारा जो बोलते हैं ना डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड सरकार का है, वो इसको एक आदर्श मानती है कि कैसे हिमालय में हमारे 800 साल पहले हमारे लोग इतनी कम सुविधाओं के बावजूद भी ऐसे अच्छे मकान बनाए कि वो मकान 850 साल होने के बाद भी आज ऐसे सच है और उनमें उनकी कई पीढ़ियां रह रही हैं। और ये आज लेकिन अब न तो इसके कारीगर बचे होंगे इसको बनाने वाले, नहीं तो सरकारें कुछ तो एक एग्जाम्पल पेश करती, सेट करती कहीं पे कि इस तरह के घर और बनाए जाते हैं ना। बनाए ये उदाहरण है कि हिमालय में या पहाड़ों में किस तरह के मकान बनाए जा सकते हैं। ऊंचे मकान है, इसमें कई मकान मैंने देखा है 6 मंजिले ऊंचे हैं। मैं स्वयं यहाँ गया हूँ और ये 6 मंजिले ऊंचे मकान है और ये बिल्कुल वैसे ही पड़े हैं जैसे 850 साल पहले। इन लकड़ी में कोई कीड़ा नहीं लगा है, ये लकड़ी गली नहीं है, ये लकड़ी सड़ी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कमियां हो गई हैं क्योंकि आजकल के लोग उनके कुछ लोगों ने पत्थरें निकाल दी हैं या लकड़ी पर कुछ अपने नाम लिखना शुरू कर दिया है। अदरवाइज एकदम जाके देखेंगे तो ये हमारे एक बेहतरीन उदाहरण है कि हिमालय में आबादी बाखली जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तोक में हर जगह मकान बना दे रहे हैं। और दूसरा ये निश्चित पता होना चाहिए कि कौन सी ज़मीन खेती योग्य है और कौन सी ज़मीन जहाँ आवास किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर भूस्खलन वगैरह होते हैं वहाँ पानी होता है लेकिन वो पानी ज़मीन के बहुत नीचे चले जाता है। और जब आप उससे थोड़ा दूर हट के जाएंगे तो आपको सुरक्षित जगह मिलेगी, चट्टानें मिलेगी। चट्टानों के बेस पर लोग पहले आवास बनाते थे, उससे उनको कई सुरक्षा मिलती थी। तो मुझे ये लगता है कि हमको फिर से अपने जो पुराना ज्ञान है उसका अध्ययन करना पड़ेगा और अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो निश्चित है कि हम भूकंप रोधी इलाके में रहते हैं। हमारे यहाँ हर वक्त भूकंप आएंगे, उससे हम बच नहीं सकते। और बचाव सबसे अच्छा है कि हम भूकंप से लड़ भी नहीं सकते। तो सबसे अच्छा चीज़ होती है कि उसके जो नुकसान को कम से कम कैसे किया जा सके, इस पे हमको विचार करना होगा, क्योंकि आप भूकंप और भूस्खलन को रोक नहीं सकते। वो प्रकृति की प्रक्रिया है और जब से धरती बनी है तब से वो होती जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को उसका जो नुकसान है उससे कैसे कम कर सकते हैं, इस पर विचार किया जाए। सर, ये एक आम व्यक्ति तो इसकी शुरुआत नहीं कर सकता, सरकारों को इसकी शुरुआत करनी होगी, कहीं ना कहीं इस तरह की मिसालें देनी होंगी, अपने सरकारी भवनों को बनाने में देनी होंगी। तो मुझे लग रहा है तभी ये जागरूकता आएगी। आम आदमी तो सोचता है कि 3 मंजिला 4 मंजिला जितना बड़ी कोठी खड़ी कर ली जाए। तो वो हल्द्वानी में ही आप देखिए कि यहाँ पर जरूरत से ज्यादा बड़े मकान बनाए जा रहे हैं, केवल स्टेटस सिंबल के चलते हैं ना। तो ये भी एक संकट है। छोटे घर हम हल्द्वानी के लिए भी सर आपका क्या संदेश होगा, क्योंकि दिल्ली में आ सकता है तो हल्द्वानी में भी आ ही सकता है भूकंप। तो कलकित अगर आता है तो यहाँ पर क्या, यहाँ के हमारे जो मेयर हैं, महापौर हैं, उनके लिए हमारा क्या एक संदेश हो सकता है कि किस तरह की टाउनशिप योजना यहाँ पर लागू करें? भूकंप तो कहीं भी आ सकता है, उसका मैंने पहले कहा निर्धारण किया गया है। हम हल्द्वानी शहर में रहते हैं तो यहाँ भी जैसे पहाड़ी इलाका शुरू होता है 5 से ऊपर का है, तो हमारे यहाँ भी 4 और 5 के बीच में लोग रहते हैं। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि 5 का नहीं आएगा, ये निर्भर करता है कि उस परिस्थिति में। हम 4 या 5 से कम इसलिए बोल रहे हैं कि जो पहले भूकंप आए हैं इतने कम आए उसका अनुभव है। लेकिन अगर हम पहले भी ध्यान रखें तो उत्तराखंड के पश्चिम में कांगड़ा है, कांगड़ा में 7.5 का भूकंप आया हुआ है 1905 में। इसी तरह बिहार नेपाल बॉर्डर मयूरभंज बोलते हैं, वहाँ भी 7.3 का भूकंप आया हुआ है। इसका मतलब बड़े भूकंप ही नीचे आ सकते हैं। तो इतने लंबे गैप से कोई बड़ा भूकंप आया नहीं है। इसलिए हम सब लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं आशंकित हैं कि कभी भविष्य में एक बड़ा भूकंप यहाँ फिर आ सकता है, क्योंकि ये कुछ न कुछ तो है कि ये इतने लंबे समय से ये भूकंप क्यों नहीं आ रहे हैं, बड़े भूकंप क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि भूकंप को सहन करने की शक्ति जो चट्टानों की होती है निश्चित होती है। और चट्टानों जब जैसे ही वो जो दबाव होता है वो चट्टानों की सहन शक्ति से ज़्यादा होता है तो चट्टानें टूट पड़ती हैं और उनके टूटने से कंपन पैदा होता है, जिसको हम भूकंप कहते हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि ये क्यों लगातार भूकंप नीचे नहीं आ रहे हैं। आपने सुना ही नहीं होगा कि उत्तराखंड के दक्षिण में तराई में कोई भूकंप का केंद्र बना है, इधर कभी नहीं है। 1905 में था और 1937 के बाद कभी नहीं बना है। उत्तर में हम सब जानते हैं, हमारे उत्तराखंड में हमारा उत्तरकाशी में भूकंप आते हैं, चमोली में आते हैं, हमारे कपकोट में आते हैं और कपकोट के पूर्व में नेपाल में बजांग में आते हैं। लगातार
हर 5 साल बाद, 10 साल बाद 5, 6 का या 6 से बड़ा का भूकंप आते रहता है। लेकिन दक्षिण में भी आना चाहिए, आ नहीं रहा है। लेकिन कई बार प्रश्न उठता है कि आखिर दक्षिण में भूकंप आ ही क्यों रहे हैं? तो हम जब भूवैज्ञानिक लोग अध्ययन करते हैं, हम जानते हैं, जैसे हम हिमालय के बाद गंगा का प्लेन पार करते हैं तो नीचे की ओर जाते हैं तो हमको अरावली और विंध्य की पहाड़ियाँ मिलती हैं। आप ये देखेंगे तो जो इन पहाड़ियों की जो अरावली और विंध्य पहाड़ी की श्रृंखला है, वो हिमालय के जैसी नहीं है, एकदम अलग है। हिमालय की तो पूर्व पश्चिम में है, ये उत्तर दक्षिण में है। तो जब हम सब जानते हैं कि भारत धीमे धीमे खिसक रहा है, तो गंगा के मैदान के नीचे इन पहाड़ों की श्रेणियां दबी पड़ी हैं, क्योंकि उन श्रेणियों के ऊपर गंगा का जो गाद है जमा है। तो जब ये खिसक रही हैं तो ये श्रेणियां हिमालय से टकरा रही हैं। जहां जहां पर हिमालय से टकरा रही है वहीं वहीं पर भूकंप के केंद्र बन रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भ्रंश पैदा, जैसे बोलते हैं मुरादाबाद दिल्ली भ्रंश। तो अरावली की श्रृंखला जमीन के नीचे दबके जा रही है, मुरादाबाद से होते हुए, दिल्ली से होते हुए, और वो हिमालय से टकरा रही है। तो जब वो टकराती हैं, उनके भ्रंश के सहायता से जब कोई उनमें कोई भी कृति होती है भूकंप की, तो हमको महसूस होते हैं। इसलिए आपने देखा हो कि इतना बड़ा गंगा का मैदान है, उसके ऊपर तो पूरा गाद भरा है। गाद में तो ये क्या बोलते हैं, तरंगा आती नहीं है, उसके बावजूद भी क्यों आ रही हैं? तो ये सिद्ध करता है कि इस गाद के नीचे भी चट्टानें हैं जो सीधे हिमालय से टकरा रही हैं और उनके ऊपर ही ये शहर बने हुए हैं। तो जब चट्टानों में हलचल होती है तो हमको ऊपर महसूस होती है। तो यही हुआ कि जो दिल्ली में जो इस वक्त महसूस हुआ, ये करीब लगभग वैज्ञानिकों ने इसको अध्ययन कर लिया है कि धौला कुआं के पास इसका केंद्र है और ये लगभग 5 किलोमीटर गहराई पर लगता है कि इसलिए बहुत गहरा नहीं है। हो सकता है यही एक कारण हो। जी। तो सर, मतलब कोई सटीक एकदम मूल्यांकन इसका अभी तक नहीं, कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई है कि इसको सटीक बोल सकें। जैसे कि आफ्टर शॉक की जो बात होती है कि क्या अभी लेटेस्ट भी 1-2 दिन में ही कोई और आ जाएगा? क्या लोग डरे हैं कि जैसे कई बार एक छोटा आता है तो कहते हैं कि बाहर आ जाना चाहिए ताकि 1-2 और साथ साथ में आते हैं, तो सर इस पर क्या करना चाहिए? इसकी संभावना से हम ना नहीं कह सकते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि हम इसके लिए ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है जो केवल ये बता सकते हैं कि ये किस इलाके में और कितने बड़े भूकंप आ सकते हैं, लेकिन कब आ सकते हैं कोई नहीं बताता। क्योंकि जो भी अध्ययन किया गया है, ये पूर्व में आए भूकंपों के अनुमान से किया जाता है। जैसे मौसम का अनुमान होता है कि मौसम में ऐसा ऐसा हो सकता है, पूर्व अध्ययन से होता है, ऐसे भूकंप में भी है। और कई बार मौसम में वैसा नहीं होता, अगर परिस्थितियाँ नहीं बनी तो ऐसी भूकंप में भी है। क्योंकि पूर्व में जो भूकंप आए हैं, लगभग आज के इंसान के पास पिछले 200 साल का डेटा है। उस 200 साल के उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, कितना बड़ा आएगा। और कई बार क्या होता है, हम इसको केवल नाप सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि भूकंप कहाँ पर आएगा, कब आएगा, ये संभव नहीं है। जी जी जी। तो सर क्या संदेश है चलते चलते लोगों के लिए, अगर भूकंप आए तो क्या करें? सीधे घरों से बाहर निकलें? इसका कितना सबसे वक्त देता है भूकंप? अगर बड़ी भूकंप तीव्रता का कोई आता टाइम नहीं। भूकंप में एक सबसे बड़ी कमी है कि ये बहुत बड़ी ऊर्जा बहुत छोटे समय में जारी करता है, रिलीज करता है। हाँ, तो वो इतना छोटा वक्त होता है कि हम उसका उपयोग कैसे करें, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये निश्चित भूस्खलन में क्या होता है, वो बहुत लंबे समय तक एक छोटी एनर्जी लंबे समय तक काम करती है, तो समय होता है हम बच लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, बहुत बड़ी ऊर्जा एक बहुत छोटे 10 या 20 सेकंड के अंदर पूरा एक क्रिया हो जाती है। तो इससे बचने के लिए बहुत कम चांस रहते हैं। लेकिन फिर भी हमको अपने मन में तो बैठाना पड़ेगा कि हम ऐसे क्षेत्र के निवासी हैं जहाँ रात दिन भूकंप आते हैं। तो अपने जहन में ये रखना पड़ेगा कि जब भी आपको ऐसे कंपन दिखे, ये सब दिखे, तो अगर संभव हो तो अपने घर से तुरंत बाहर निकलें और घर के बाहर कोई सुरक्षित या जो खुला इलाका है वहाँ पर एकत्रित हो जाएं। और अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि कई परिस्थितियाँ होती हैं, तो फिर आपके घर के अंदर जिस तरह से कुर्सियाँ होती हैं, सॉरी, बड़ी बड़ी टेबल होती हैं, ये सब होती हैं जिनके अंदर बैठ के आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि जब भूकंप आता है तो ऊपर रखी हुई चीज़ें नीचे गिरती हैं, वो आप पर सिर पर न गिरें, आप चलते हुए टकरा ना जाएं। तो इसमें होता है कि हमेशा खड़े होकर भी न चलें, ज़मीन में बैठ के चलें ताकि आप गिरे नहीं। और दूसरा, आपके घर के अंदर जो भी मेज़ वगैरह हैं, हो सके जहाँ भी आपके छिपने की जगह हो उसके नीचे बैठ जाएं, ताकि आपके आसपास जो भी सामान गिरे वो उस पर गिरे, ना कि आप पर गिरे, तो आप बच सकते हैं। उसके बावजूद भी हमारे पर फिर आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सी सुविधाएं हैं, इमरजेंसी कॉल है, वहाँ कॉल कर सकती हैं और सरकार इसमें रिस्पॉन्स करती है। ये क्या ऐसा भी कि बैकपैक एक करके रखें, हमेशा ही भूकंप आ रहा है तो दौड़ लगाएं,
हाँ, उसमें कुछ मेडिसिन, कुछ सामान हो, ऐसा भी क्या किया जा सकता है हाँ, सर? होना तो ये अवश्य चाहिए हर घर के अंदर। जैसे हम्म, हम कभी किसी यात्रा पर जाते हैं तो अपने लिए उस यात्रा के दौरान जो जो आवश्यक सामान चाहिए उसकी पोटली बना के रखते हैं। इसी तरह हमेशा है, अगर आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, आपदा का क्षेत्र है, तो आपको अपने पास एक ऐसी जरूर एक बैग ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आपका इमरजेंसी सामान हो, ताकि आप घर से भागेंगे तो उसी को लेकर भागेंगे, बाकी आप कुछ नहीं ले जा सकते। तो होना ये आवश्यक है, होना क्योंकि चाहिए हमारी। जैसे जापान में है या बड़े बड़े देशों में जहाँ रात दिन भूकंप आते हैं, वहाँ ये यही हमेशा होता है, अच्छा। वही रखते हैं। वहाँ के बच्चों के तो स्कूल बैग भी स्पेशल होते हैं, आप देखेंगे सबके एक जैसे बैग हैं, उसमें सरकार की ओर से कई चीज़ें लगी होती हैं, ताकि अगर स्कूल में भी कोई भूकंप आए तो बच्चा वो बैग लेके जा सकता है और सुरक्षित रह सकता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये ज़हन में तो रखना पड़ेगा कि हम एक भूकंपीय क्षेत्र में रहते हैं और उससे बचने के लिए जितने उपाय हो सकते हैं अपने ज़हन में हमको रखने पड़ेंगे और एक अलर्ट रहना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है। और लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको जागरूक होना चाहिए, ये मेरे को। जी, तो डर तो बैठता ही है मन में, लेकिन फिर भूल जाते हैं। हाँ, फिर भूल कुछ जाते हैं समय हम बाद हम फिर अपने रोजमर्रा के जीवन में आ जाते हैं। जाते तो दोस्तों, ये बातचीत आपने सुनी और उम्मीद करते हैं कि कुछ आप जागरूक हुए होंगे, समझे होंगे भूकंप की इस पूरी प्रक्रिया को। तो सर ने लास्ट में बोला कि डरना नहीं है, सतर्क रहना है, और हो सके तो अपना इस तरह का एक जीवन शैली ही अपनी ऐसी बनाएं कि आपकी जरूरत की चीजें आपके आसपास हों और आप उसको इमरजेंसी में उठाकर बाहर ले जा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी जी। तो दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा अपना, अगर ये बातचीत पसंद आई हो और क्या आप और जानना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।